गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 9th क्लास भूगोल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और जब वो प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो वहाँ पर पहले से मौजूद टेथिस सागर के अंदर जो अवसादी चट्टानें थी वलित होकर किसका रूप धारण कर लेती हैं? हिमालय पर्वत का रूप धारण कर लेती हैं। अब हम इसे आगे इस चैप्टर को रीड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। द्रोणी होता है बेटा घाटी, ठीक है। एक मैप के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं कि यहाँ पर क्या बताया है। इस मैप में देखिए आप, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, इससे नीचे वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ठीक है। इसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं। जब इसका उत्तरी हिस्सा नीचे जमीन की तरफ धंस गया और यहाँ पर एरो की तरफ देखिए, यहाँ पर पहले से उपस्थित टेथिस सागर के अंदर जो चट्टानें थी वो ऊपर उठकर हिमालय का रूप धारण कर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में, जहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रही है, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि एक द्रोणी बन गई, यानी कि काफ़ी बड़ी घाटी बन गई, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। मतलब जो द्रोणी यहाँ पर बन गई थी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी सिरे के नीचे धंसने के कारण, वो कैसे भर गई? जो नदियाँ उत्तर से बह रही थी और प्रायद्वीपीय पठार से बह रही थी, उन नदियों ने क्या किया, वो अपने साथ अवसादी निक्षेप साथ साथ लेके आती थी, यानी कि मिट्टी, गाद, कंकर, पत्थर, ठीक है। उससे क्या हुआ, इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। धीरे धीरे वो जो द्रोणी थी इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादी निक्षेपों से भर गई और एक समतल भूभाग, यानी उत्तर में जो आज के दिन भारत है, उत्तरी भारत, उस हिस्से का निर्माण हुआ मैदानी रूप में। आगे रीड करते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी का एक सबसे पुराना भाग है या फिर पुराने भागों में से एक है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था। जो प्रायद्वीपीय पठार हमने आपको मैप में दर्शाया था उसको काफ़ी स्थिर माना गया था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया कि अब ये माना जाता है कि ये इतना भी स्थिर नहीं है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में अपनी स्थलाकृतियाँ हैं। मैंने बताया हिमालय जो कि टेथिस सागर में मौजूद अवसादी चट्टानों के ऊपर उठने के कारण बना है या फिर अस्तित्व में आया है वो, और जो उत्तरी मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है समतल, वो नई संरचनाएं हैं, ठीक है। जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वो हिमालय और उत्तरी मैदानों के कंपैरिजन में, इनकी तुलना में काफ़ी पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जैसे बताया था, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित श्यालों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है कि इनका जो संरचना है उत्तरी मैदान की और प्रायद्वीपीय पठार की, दोनों की ही अलग अलग है।
उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का हिस्सा है वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब आगे पढ़ते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण की जो मुख्य भौगोलिक आकृति है भारत की वो कौन सी हैं? भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन सी? देखो ऊपर 6 के अंदर इसने डिवाइड किया है। फर्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीपसमूह। हम पहला पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो भारत की उत्तरी सीमा पर विद्यमान है हिमालय वो काफ़ी युवा है, ठीक है, वो इतनी पुरानी क्या नहीं है, वो आकृति नहीं है, वो नई भू आकृति है। और बनावट के दृष्टिकोण से कैसा है? वलित पर्वत है। यानी कि वलित मतलब दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में ऊपर उठने से बना हुआ, ठीक है, उसको ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं? हम वलित पर्वत बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम हैं। पश्चिम में सिंधु यानी कि यहाँ पर आप एरो की तरफ देखोगे, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। देखो ये जा रही, एरो की तरफ देखो आप, ठीक है, यहाँ पर सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। और पूर्व में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में दाखिल होती है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ तो ये यहाँ तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर की है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। यानी कि आप देखोगे तो इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में कितनी? 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाती है ये संकुचित होती जाती है। अब आगे रीड करते हैं। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि जो पश्चिमी भाग है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, उसमें जो चोटियों का अंतर है वो इतना ज़्यादा कम नहीं है, जबकि पूर्वी भाग में जो चोटी है, कोई चोटी तो बिल्कुल ही ऊंची है और कोई चोटी बिल्कुल ही नीची है। तो विविधता है वो पूर्वी भाग में काफ़ी पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर हिमालय को 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। जो सबसे आंतरिक और अंदर वाला हिमालय है उसको क्या बोलते हैं? महान या आंतरिक या फिर हिमाद्री। समझ गए? इस मैप में देखिए ये जो क्षेत्र है जिसमें लिख रखा है क्रम संख्या 1, ये वाला हिस्सा कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय। समझ गए? ये जो 1 नंबर जिस क्षेत्र को दे रखा है इसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय। अब हम आगे रीड करते हैं लेसन। यह सबसे अधिक स्थित श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है, यानी कि इस आंतरिक हिमालय के अंदर 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सारे के सारे शिखर विद्यमान हैं। सबसे ऊंचे शिखर इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आप इन जो कुछ ऊंचे शिखर दिए हैं उनकी ऊंचाई दी है कितनी है और वो कौन से देश में अवस्थित हैं वो भी दिया है, आप उनको याद कर लीजिए। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है।
हिमालय के इस भाग का क्रोड किससे बना है? ग्रेनाइट से। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है और हिमानियों से क्या निकलती हैं? नदियाँ निकलती हैं। अब हम आगे रीड करते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या नीमन हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब जो हिमाद्री जो हमने दिखाया था, नंबर 1 क्षेत्र था उसका, दोबारा से फिगर में दिखाते हैं। इस फिगर में देखिए, जो जिस क्षेत्र को क्रम संख्या 2 का नाम दे रखा है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? नीमन हिमालय कहलाता है, जो कि किसके दक्षिण में है? आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के दक्षिण वाला हिस्सा। समझ गए होंगे आप, इसको बोलते हैं नीमन हिमालय, इस क्षेत्र को जहां पर एरो मूव कर रही है। अब हम लेसन रीड करते हैं आगे। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। यानी कि इसके अंदर जो चोटियां हैं वो उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि हिमाद्री हिमालय के अंदर थी। आगे रीड करते हैं। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। ये कुछ श्रृंखलाओं के नाम हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? नीमन हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कौन सी श्रृंखलाएं? पीर पंजाल श्रृंखला जो कि सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण है, धौलाधार और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस चित्र में देखिए आप, यहाँ तक हमारा वृहत हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय है। इसके दक्षिण में क्या है? नीमन हिमालय। और नीमन हिमालय में जो 2 श्रेणियां महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था, पीर पंजाल वो यहाँ पर हैं, आप एरो की तरफ देखिए, और धौलाधर रेंज वो इसके दक्षिण में है। ये दोनों की दोनों ही पर्वत श्रृंखला किसके अंदर है? नीमन हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब हम आगे रीड करते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यानी कि एक दोबारा से आपको फिगर दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं। इस चित्र में देखिए, जिस क्षेत्र को 3 नंबर दे रखा है, जहाँ पर एरो मूव कर रही है, इस क्षेत्र को देखिए, सबसे जो बाहरी हिमालय है इसको क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय बोलते हैं, जो कि किसके दक्षिण में है? उत्तरी एवं नीमन हिमालय के दक्षिण में है। समझ गए आप? जो तीसरे नंबर से, तीसरे क्रम से जिसको दिखा रखा है, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अब हम लेसन रीड करते हैं आगे। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। नीमन हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दून के। जो घाटियाँ किसके बीच उपस्थित हैं? नीमन हिमालय और शिवालिक के बीच, उन घाटियों को क्या नाम दिया जाता है? दून। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। समझ गए? आगे रीड करते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अभी तक जो हमने हिमालय का विभाजन देखा था वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ किया गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ जाते हैं तो उन पर स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी इसका क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बनाया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को
क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विभाजन किया गया है एक चित्र के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं। इस मानचित्र में देखिए ये नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है, इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये विभिन्न नदियां जिनका उद्गम स्रोत हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है। अब जो पूर्व से पश्चिम की तरफ विभाजन किया गया है हिमालय का, वो इन्हीं नदियों के आधार पर किया गया है। देखिए ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय, और तीस्ता और काली नदी के बीच, आप एरो को देखिए ध्यान से, काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, और काली और सतलुज के बीच जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, और सतलुज और इंडस नदी के बीच जो हिमालय अवस्थित है उस हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। आगे है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से होकर भारत के अंदर प्रवेश करती है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। पहले तो आप ये देखिए एक वर्ड आया है गार्ज। गार्ज क्या होता है, एक ऐसा संकरा रास्ता पहाड़ों के बीच से जो नदियों के पानी ने काट काट कर बनाया हो, ठीक है। तो दिहांग गार्ज के बाद जो हिमालय है वो दक्षिण की तरफ एकदम से तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। आपको एक मानचित्र के माध्यम से दर्शा देते हैं। इस मानचित्र में देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, और दिहांग गार्ज के बाद एकदम से हिमालय ने दक्षिण की तरफ तीखा मोड़ ले लिया है। यानी कि जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी सीमा है, उनके साथ साथ ये बना हुआ है। आप एरो की तरफ देखिए, यहाँ पर अब ये हिमालय है, ठीक है। यहाँ से दिहांग गार्ज से एकदम से इसने दक्षिण की तरफ तीखा मोड़ ले लिया है जो कि भारत की पूर्वी सीमा को बनाता है। समझ गए आप? मैप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे रीड करते हैं लेसन। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पहाड़ी क्योंकि भारत के पूर्व में ये पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ठीक है, इसलिए इनको पूर्वी पहाड़ी या फिर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हुई हैं। यानी कि किससे बनी हुई है? बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और बलुआ पत्थर क्या है? एक अवसादी शैल है, अवसादी चट्टान है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। यानी कि इनके ऊपर काफ़ी क्या है? हरियाली है, जंगलों से घिरी हुई हैं, ढकी हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। यानी कि ये जो पहाड़ी हैं, ये जो चोटी हैं, ये किसके अंदर उपस्थित हैं? जो पूर्वांचल है हमारा, पूर्वी हिमालय है, उसकी ये काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ चोटियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज का लेसन हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेसन में हम इसकी जो और भौगोलिक आकृति बच गई हैं भारत की वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और लेसन को अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू।